दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जब हम रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो हमारे सामने आती हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। लास्ट लेक्चर में हमने काफी डिटेल में जाना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो चलिए आज इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि मिनरल्स और मेटल्स का यूज करती हैं रॉ मटेरियल के तौर पे। दोस्तों, ये इंडस्ट्रीज आज हमारी लाइफ से काफी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। मैं जानती हूँ कि आपके मन में इस इंडस्ट्रीज को लेके काफी सारे सवाल आ रहे होंगे। आखिर ये इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन सी, ये कौन से गुड्स बनाती हैं। पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर के कंप्लीट होने तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, हम इस टॉपिक में वैसे तो 7 मेजर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, पर आज के लेक्चर में हम सिर्फ पहली 3 इंडस्ट्रीज को ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की बची 4 इंडस्ट्रीज को, क्योंकि हम इन्हें आराम से डिटेल में समझेंगे ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज एक बार के लिए ऐसा वर्ल्ड इमेजिन करिए जहां आयरन और स्टील नाम की कोई चीज ही ना हो। जरा सोचिए, हमारे यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, चेयर, टूल्स, मशीनरी, गैजेट्स, ये सब कुछ कैसे बनता। हम तो इन सारी चीजों को कभी यूज ही नहीं कर पाते। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडस्ट्री किस कदर हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के नाम से ही क्लियर है कि ये वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल के तौर पर आयरन का यूज करती है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री ना सिर्फ बेसिक और इम्पोर्टेंट है बल्कि हैवी इंडस्ट्री भी है। हैवी इंडस्ट्री से मेरा मतलब है कि ये इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल यूज करती है और जिन गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है वो सारे काफी हैवी और बल्कि हैं। साथ ही जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी हैवी हैं। ये इंडस्ट्री काफी लार्ज स्केल पे काम करती है, इसलिए स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए आयरन और कोकिंग कोल, जो कि एक ऐसा कोल है जो कोक नाम के एक फ्यूल को तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। ये फ्यूल काफी ज्यादा अच्छा होता है बर्निंग के लिए, और साथ ही लाइमस्टोन का लगभग 4:2:1 की रेशियो में यूज करती है। और इस तरह से लास्ट में इसमें मैंगनीज मिला दिया जाता है ताकि स्टील काफी हार्ड बने। चलिए दोस्तों, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक बार इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं, ताकि अगर कल को आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहें और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहें तो आपको इसकी वर्किंग के बारे में कोई भी डाउट ना हो। दोस्तों, दरअसल इस इंडस्ट्री में सबसे पहले तो सारे रॉ मटेरियल और मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए प्लांट तक पहुंचाया जाता है, जहां इस प्लांट में यहां से आयरन और लाइमस्टोन को लेकर उन्हें फर्नेस में डाला जाता है और कोकिंग कोल से तैयार किए गए कोक के जरिए इन्हें बर्न किया जाता है। जब ये मटेरियल मेल्ट हो जाता है तो इसे मोल्ड्स में डालकर इसमें मैंगनीज और निकल जैसे मिनरल्स को ऐड किया जाता है ताकि स्टील हार्ड बने, और लास्ट में इस पूरे मटेरियल को शेप दे दी जाती है और इस तरह से हमारे पास आता है स्टील। दोस्तों, इंडिया आयरन और स्टील इंडस्ट्री के मामले में काफी रिच है। इंडिया ना सिर्फ आयरन और स्टील का काफी बड़ा प्रोड्यूसर है बल्कि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये इंडस्ट्री इंडिया में कहां-कहां पाई जाती है। तो दोस्तों, इंडिया में ये इंडस्ट्री अगर हम ढूंढना चाहें तो हमें जाना होगा इंडिया के ईस्ट की तरफ, यानी कि उस रीजन की तरफ जिसे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से काफी अच्छे से जानते हैं। ये रीजन है मेनली उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ स्टेट्स का। इन स्टेट्स में इन फैक्ट्रीज को इसलिए सेटअप किया गया है क्योंकि यहाँ इन्हें अपनी लोकेशन परफेक्ट मिली है। यहाँ इन्हें सारी जरूरी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि बेसिक ट्रांसपोर्टेशन, पावर सप्लाई, वाटर, रॉ मटेरियल, सारी जरूरी फैसिलिटीज, इनफैक्ट चीप लेबर। दोस्तों, इस तरह से सारी फैसिलिटीज के जरिए ये इंडस्ट्री काफी अच्छे से काम करती है। इंडिया ना सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट है बल्कि बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। पर आप बहुत हैरान होंगे इस बात को जान के कि हम आयरन और स्टील के इतने बड़े प्रोड्यूसर होने के बावजूद काफी सारा आयरन, स्टील दूसरी कंट्री से अच्छी क्वालिटी का इंपोर्ट करते हैं। है ना कितनी हैरानी की बात, स्ट्रेंज सी बात है ये तो, कि हम खुद इतना सारा प्रोड्यूस करते हैं पर फिर भी काफी सारा अच्छी क्वालिटी का स्टील दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इसके बहुत से रीजंस हैं, जैसे कि इंडिया में जो कोकिंग कोल है वो दरअसल बहुत लिमिटेड है और साथ ही काफी हाई कॉस्ट पे मिलता है। इसके अलावा हमें चीप लेबर तो आसानी से मिल जाती है,
बट ये लेबर ना ही उतनी प्रोडक्टिव है और ना उतनी एफिशिएंट कि हम मैन्युफैक्चरिंग को काफी अच्छे से कर सकें, और उल्टा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी स्लो है। इसके अलावा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की वजह से ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करती है। और एक और बात दोस्तों, इंडिया में कुछ रीजन्स में इसे प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिल पाती, और अगर पावर ही नहीं है तो इस इंडस्ट्रीज में मशीन्स कैसे रन करेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि किन रीजन्स की वजह से आज भी हम इंडिया इतना रिच होने के बावजूद भी काफी सारी अच्छी क्वालिटी के स्टील को इंपोर्ट करता है। और दोस्तों ये रीजन्स हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री जितने अच्छे से परफॉर्म कर सकती है उतने अच्छे से नहीं कर पा रही। अब दोस्तों ये तो साफ है कि ये इंडस्ट्री अपने पूरे पोटेंशियल से परफॉर्म नहीं कर पा रही, इसीलिए स्टील के सब्स्टिट्यूट के तौर पे सामने आया एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि ये बॉक्साइट का यूज करती है एल्यूमिनियम को बनाने के लिए। और एल्यूमिनियम की कुछ खास प्रॉपर्टीज की वजह से इसे हम यूटेंसिल्स, व्हीकल्स, वायर्स, इनफैक्ट एरोप्लेन के कुछ पार्ट्स बनाने तक के लिए यूज करते हैं। दोस्तों दरअसल ये जो एल्यूमिनियम है ये काफी स्ट्रांग होता है और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए ये आज काफी ज्यादा यूज किया जाने लगा है। दोस्तों एल्यूमिनियम को बनाने के लिए बॉक्साइट को क्रश करके स्मेल्टर नाम की एक मशीन में डाला जाता है, जहां ये पूरी तरह से डिसॉल्व होता है और इससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो आप समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम हमें कैसे मिलता है। पर अब देखते हैं कि हमें मिलता कहां से है, यानी कि इसकी फैक्ट्रीज कहां लोकेटेड हैं। दोस्तों इंडिया में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड ऐसी सारी स्टेट्स में एल्यूमिनियम की फैक्ट्री सेटअप की गई हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें रॉ मटेरियल काफी लार्ज स्केल पे इजीली मिल जाता है, वो भी कम कॉस्ट पे, और साथ ही प्रॉपर पावर सप्लाई भी मिलती है। इसलिए ये इंडस्ट्रीज आज काफी लार्ज स्केल पे काम करने लगी हैं, क्योंकि आज एल्यूमिनियम का यूज भी काफी बढ़ गया है। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो अपने बनाए गए गुड्स की खुद ही सबसे बड़ी कंज्यूमर है। दोस्तों ये इंडस्ट्रीज हैं केमिकल इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो केमिकल्स को बनाती है उन्हें फर्दर यूज किया जाता है केमिकल्स और प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। मैं समझाती हूँ कैसे। दरअसल इस इंडस्ट्री को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो सेक्टर्स में। एक तरफ तो आते हैं ऑर्गेनिक सेक्टर, जो ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाते हैं, स्पेशली पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि वो केमिकल्स जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। ये यूज किए जाते हैं सिंथेटिक रबर को, फाइबर को और प्लास्टिक को बनाने के लिए। जबकि दूसरी तरफ आते हैं इनऑर्गेनिक सेक्टर्स, जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो ग्लास और प्लास्टिक पेंट्स जैसी चीजों को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक सेक्टर और इनऑर्गेनिक सेक्टर मिलकर हमारी केमिकल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। दोस्तों ये इंडस्ट्री आज काफी ज्यादा हेल्प करती है इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट में, क्योंकि सच बताऊं तो ये जीडीपी में अराउंड 3% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जिसका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती होगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिया है पहली 3 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर बात करेंगे बाकी की बची हुई 4 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।